स्टार्ट में दिखाया जाएगा, उस चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग का टॉपिक है, एडजस्टिंग एंट्री से रिलेटेड। उसके 42 MCQs हमने वाइन्स की बुक से उठाकर तैयार किए हुए हैं। 42 MCQs हैं जो सीनियर ऑडिटर के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये MCQs समझ आएंगे। लेकिन MCQs की वीडियो सुनने से पहले आपसे एक बार गुजारिश की जाती है कि हमने एडजस्टिंग एंट्रीज से रिलेटेड एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को यानी उस पर उसकी थ्योरी वगैरह, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम लिंक में मेंशन कर देंगे, वो वीडियो लाजमी देखिएगा MCQs की वीडियोस देखने से पहले, क्योंकि कोई भी MCQs की वीडियो देखने से पहले अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख ली हों तो ये आपको MCQs खुद ही सॉल्व करने में बहुत मदद देगी। यानी अगर आप MCQs पढ़ते हैं, उसके ऑप्शन पढ़ते हैं, तो आप वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा यानी खुद ही कोई बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने साथ कॉपी पेन पेंसिल वगैरह रखिएगा और फिर बाद में जब मैं करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा तो उसके साथ मैच कीजिएगा कितनी आपकी अकाउंटिंग एडजस्टिंग एंट्रीज के टॉपिक से रिलेटेड तैयारी हो चुकी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये हम सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, अकाउंटिंग या ऑडिट असिस्टेंट, किसी भी किस्म की अकाउंटेंट पोस्ट की जॉब हो, किसी भी टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड हो, यानी किसी भी एडजस्टिंग कोई भी टेस्टिंग एजेंसी आपसे टेस्ट कंडक्ट कर रही हो तो आपको MCQ सॉल्व करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। लेकिन आपने अगर हमारा जो टॉपिक हमने अकाउंटिंग का डिस्कस किया है एडजस्टिंग एंट्रीज से रिलेटेड और ये MCQs की वीडियो देखी है तो उसके बाद आइए हम अपने, ये हमारे चैनल का नाम आपके सामने शो हो गया है, लोगो इसका है MHN नॉलेज के नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पहला MCQs है, एंट्रीज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू एडजस्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंटेंट सो दैट दे कंप्लाई विद एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड। तो ये MCQs नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है एडजस्टिंग एंट्री, ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एडजस्टिंग एंट्रीज हेल्प एलोकेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस टू देयर, यानी एडजस्टिंग एंट्री इनकम और एक्सपेंसेस को एलोकेट करने में हेल्प करती है। कैश बैलेंसेस अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड्स, क्रेडिट बैलेंसेस रिसीव्ड आर पेड कैश बैलेंसेस। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, सेकंड में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एडजस्टिंग एंट्री आर यूज्ड टू, एडजस्टिंग एंट्रीज को इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिंग अकाउंट बैलेंस अप टू द डेट एट year end, close temporary accounts at year end, close permanent account at year end and bring account balance at zero। तो इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एडजस्टिंग एंट्रीज को इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिंग्स अकाउंट बैलेंसेस अप टू डेट एट द ईयर एंड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। हाउ मैनी बेसिक्स टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर देयर, पूछ रहे हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज की बेसिक्स टाइप्स कितनी हैं, तो 4 टाइप्स की होती हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन आइटम इन एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, वो पूछ रहे हैं कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन आइटम कौन सा है इन एडजस्टिंग एंट्रीज में ऑफ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में एडजस्टिंग एंट्रीज की मोस्ट कॉमन आइटम्स कौन सी फॉल कर रही है, इनमें से कौन सी है इन चारों में से? अनअर्न्ड रेवेन्यू, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड एक्रूड एक्सपेंस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। An adjusting entry would not be required for which of the following accounts, कौन से अकाउंट्स के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ती? 6th MCQs है, सैलरीज, पास्ट ड्यू एक्सपेंस,
इनकम टैक्स एक्सपेंस और अकाउंट रिसीवेबल, तो इसमें सैलरीज के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 7th MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद अगला स्टेप कौन सा होता है? एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडजस्टिंग इंट्रीज, क्लोजिंग इंट्रीज। तो एडजस्टिंग इंट्रीज जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एडजस्टिंग इंट्रीज का होता है, जब वो बनाया जाता है उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। तो 7th का ऑप्शन सी करेक्ट है। इन अकाउंटिंग साइकिल में तो नीचे 4 ऑप्शन गिवन है। बुक्स आर क्लोज्ड बिफोर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग इंट्रीज आर मेड बिफोर द एडजस्टिंग इंट्रीज, बिफोर एंटरिंग आर मेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एडजस्टिंग इंट्रीज आर मेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नन ऑफ दीज। तो 8th MCQs में हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा एडजस्टिंग इंट्रीज आर मेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड। ये 7th MCQs में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 9th MCQs हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल इंट्रीज इज करेक्ट फॉर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, हमारी वीडियोस को गो थ्रू कीजिएगा, उसमें डिस्कशन हो चुकी है। तो 9th MCQs में ऑप्शन है डेबिट इनकम, क्रेडिट अनअर्न्ड रेवेन्यू, डेबिट अनअर्न्ड इनकम, क्रेडिट इनकम, डेबिट कैश, क्रेडिट अनअर्न्ड इनकम, डेबिट इनकम, क्रेडिट कैश। ये एंट्रीज उन्होंने की हुई हैं। 9th MCQs था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल इंट्रीज इज करेक्ट फॉर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम के लिए करेक्ट एंट्री कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इनकम हमारी डेबिट होगी जबकि अनअर्न्ड इनकम हमारी क्रेडिट होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल इंट्रीज इज करेक्ट फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस के लिए कौन सी एंट्री हमारी करेक्ट है? डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट एक्रूड एक्सपेंस, डेबिट एक्रूड एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस। ये एंट्रीज उन्होंने बनाई हुई हैं। डेबिट कैश, क्रेडिट एक्रूड एक्सपेंस, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट कैश। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट एक्रूड एक्सपेंस। उसके बाद MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल इंट्रीज इज करेक्टेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए कौन सी डबल एंट्री जो है वो करेक्ट है? आप अपने ऑप्शन पर यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने के बाद अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, आपको कौन सा ठीक लग रहा है। तो इस MCQs में इन्होंने डेबिट किया हुआ है ऑप्शन ए में एक्सपेंसेस को, ऑप्शन क्रेडिट किया प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस एंड क्रेडिट एक्सपेंसेस, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अपने MCQs के साथ देखिएगा आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद हम जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल इंट्रीज इज करेक्ट फॉर अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम जो हम इनकम कमा चुके हैं उसके लिए करेक्ट इंट्रीज एडजस्टिंग एंट्री कौन सी होगी? तो डेबिट इनकम, क्रेडिट अनअर्न्ड इनकम, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। डेबिट अनअर्न्ड इनकम, क्रेडिट इनकम अर्न्ड, यस ऑप्शन बी इसमें भी हमारा करेक्ट है। अपना ऑप्शन देखिएगा आपने कौन सा सेलेक्ट किया। फेलियर टू मेक एडजस्टिंग इंट्रीज फॉर एक्रूड इनकम रिजल्ट इन, इसमें ऑप्शन उन्होंने दिया ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो इसमें इस ऑप्शन आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अंडर स्टेट ऑफ कैपिटल ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अपने ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच कीजिएगा। Identify the consequence of not making adjustment entry for accrued expense। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि consequences of identify करें कि adjustment entries नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है accrued expenses के लिए कब? overstatement of liability, understatement of liability, overstatement of expense, understatement of capital। तो ऑप्शन
बी हमारा इसमें करेक्ट है, अपने ऑप्शन के साथ मैच कीजिएगा। अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है एडजस्टिंग एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री करने के बाद वो किस चीज़ को इफेक्ट करता है। तो एसेट्स एंड एक्सपेंस, एसेट्स एंड इनकम, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस, लायबिलिटी एंड एसेट्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ये एसेट्स होते हैं, तो ये हमारे एसेट्स और एक्सपेंस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है and adjusting entries convert cash base account into dash base account, cash base account into dash base account। तो ये हमारे एडजस्टिंग एंट्री कन्वर्ट करती है कैश बेस्ड अकाउंट को एक्रूअल बेस अकाउंट में। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। कैपिटल, एसेट्स, एक्रूअल एंड प्रीपेड ऑप्शन दिए हुए हैं, सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन अनअर्न्ड इनकम एडजस्टिंग एंट्री इफेक्ट। अनअर्न्ड इनकम से कौन सी एंट्रीज इफेक्ट होती हैं हमारी, यानी कौन से अकाउंट्स ऑफ हेड हमारे इफेक्ट होते हैं, जिनको पिलर कहते हैं। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़, ड्राइंग्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमारी अनअर्न्ड इनकम से अगर उसकी हम एडजस्टिंग एंट्री करें तो हमारा ऑप्शन, यहाँ पर आप अपना देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इनकम और लायबिलिटीज़ इफेक्ट होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ बिजनेस पेड 3 मंथ रेंट अमाउंटिंग टू ₹3000। 3000 का एक बिजनेस है, उसने 3 मंथ का बिल पे कर दिया। आउट ऑफ दिस अमाउंट 1 मंथ रेंट परटेन्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी 3 मंथ्स का उसने 3000 बिल पे कर दिया, रेंट पे किया है, जिसमें से 1 महीने का रेंट जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है, यानी अगले अकाउंटिंग पीरियड में उसको पे करना चाहिए था या रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो इसके बारे में आइडेंटिफाई द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, यानी हमने प्रीपेड एक्सपेंस की करेक्ट अमाउंट बतानी है। यानी एसेट्स हो गया ना हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, वो कह रहे हैं कितने अमाउंट हमने पहले पे कर दिया, उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमने 3000 में से 2000 जो है इस मंथ का है, जबकि 1000 जो है ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा 19th एमसीक्यूज है अ बिजनेस पेड ₹5000 फॉर टेक्निकल सर्विसेज। बिजनेस ने 5000 टेक्निकल सर्विसेज के पे किए हैं, बट used up the service for only ₹2000 until the end of its accounting period। वो कह रहे हैं 5000 उसने पे कर दिया टेक्निकल सर्विसेज के लिए, लेकिन उसमें से अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक सिर्फ 2000 की सर्विसेज जो है इस्तेमाल की हैं। द रिमेनिंग ₹3000 वुड बी रेफर्ड एज डैश, यानी जो 3000 है रिमेनिंग वो किस चीज़ को रेफ़र करेगा हमारे, तो वो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक्रूड एक्सपेंस नहीं, एक्रूड इनकम को नहीं, प्रीपेड इनकम को नहीं। सो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस को, यानी हमने एडवांस में 3000 रुपये पे कर दिए हुए हैं सर्विसेज के लिए। एसेट्स में चला जाएगा, एसेट्स कहलाते हैं हमारे एडवांस में पेमेंट की हुई हो, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद 20th एमसीक्यूज है अनदर नेम ऑफ एक्रूड रेवेन्यू इज डैश। आउटस्टैंडिंग एसेट नहीं, एक्रूड रेवेन्यू को आउटस्टैंडिंग एसेट नहीं कहते, अर्नड एसेट नहीं कहते, अनअर्नड रेवेन्यू नहीं कहते, अर्नड रेवेन्यू कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट है। चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है, तो अजान के बाद दोबारा शुरू करते हैं 21st एमसीक्यूज से। आप 21st, 22nd, 23rd एंड 24th 5th एमसीक्यूज पढ़िएगा और उसके करेक्ट ऑप्शन अपने साथ लिखिएगा। मैं आपको इसके करेक्ट आंसर बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है इस टॉपिक से। चलिए जी, वेट कीजिएगा।
तो हमारा 21st MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड रैंसम्स कंपनी बिलिंग ऑफ क्लाइंट फॉर ₹500 ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। ऑप्शन ए है डेबिट कैश 500, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल 500, तो यह ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। उसके बाद है डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 500, सर्विस रेवेन्यू 500, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 500, क्रेडिट कैपिटल स्टॉक 500, कैश 500, क्रेडिट सर्विस रेवेन्यू 500। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड रैंसम्स बिलिंग ऑफ क्लाइंट, यानी एक क्लाइंट है उसको 5,000 रुपये की सर्विसेज रेंडर्ड की गई हैं, तो उसके लिए करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री यही है कि यानी हमने अगर उससे अभी पेमेंट नहीं ली और उससे रिसीव करनी है तो वो हमारा रिसीवेबल कहलाता है। तो 1 और 3 तो बिल्कुल इसके ऑप्शन आ ही नहीं सकते, बी और सी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, जब भी आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले तो इतना आइडिया लगा लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन जो ठीक नहीं हैं उनको साइड पे करके बाकी 2 या 3 जो भी आपको पता है कि ये ऑप्शन ठीक आ रहे हैं उसमें से, तो उनमें से अगर आपको नहीं आता तब ये बात कर रहा हूँ, तो फिर तो कभी लगाना हो तो उन 2 में से किसी एक पर फिर सेलेक्ट करके लगाया जा सकता है। जैसे अब इस MCQs में 1 और 4 ए और डी जो है ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते इसके करेक्ट, बी या सी होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल 500 एंड सर्विस रेवेन्यू 500, ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट है। 22nd MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एडजस्टिंग एंट्री? अनअर्न्ड रेवेन्यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यू। तो हमारी मोस्ट कॉमन एडजस्टिंग एंट्री जो है वो 22nd MCQs में ऑप्शन सी बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये हमारी कॉमन एडजस्टिंग एंट्री होती है। इन 23rd MCQs है, इन reviewing some adjusting entry, you observe an entry which contain a debit to prepaid insurance and credit to insurance expense. The purpose of this journal entry is to record an accrued expense, deferred expense, expired cost और prepaid revenue. So ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट होगा। डेफर्ड एक्सपेंस के लिए इस एंट्री को रिकॉर्ड करने का मकसद हमारा होता है डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड एक्सपेंस के बारे में डिस्कशन हमारी प्रीवियस वीडियोस में की जा चुकी हैं, गो थ्रू कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह एक्रूड एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस, इनके बारे में डेफिनेशंस और इनको प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, तो वो वीडियो में हैं, देख लीजिएगा। 24th MCQs हमारा है, एन एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड एन एक्रूड एक्सपेंस इन्वॉल्व डेबिट टू एन डैश। ऑप्शन ए हमारा है एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू प्रीपेड अकाउंट, यानी अगर हम एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री के बारे में पूछ रहे हैं। एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू प्रीपेड अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। अब ये डी ऑप्शन में लाइबिलिटी दिया, तो डी ऑप्शन तो इसका बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी ऑप्शन फर्स्ट 3 ऑप्शन जो है इनमें से कोई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो प्रीपेड अकाउंट ये तो एसेट्स होता है, ये नहीं आएगा। कैश हमारी एसेट्स होती है, ये नहीं आती। तो लाइबिलिटी अकाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी, जबकि एक्सपेंस अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट अकाउंट होगा। 25th है, the failure of properly record and adjusting entry to accrued expense will result in an understatement of expense and understatement of liability, understatement of expense and overstatement of liability, understatement of expense and an overstatement of asset, overstatement of expense and an understatement of assets। ऑप्शन सी और डी में एसेट्स का जिक्र हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही आप साइड पर कर लीजिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए और बी में से करेक्ट ऑप्शन होगा, जबकि इसमें ये पूछ रहे हैं कि फेलियर टू प्रॉपरली रिकॉर्ड, अगर हम एक्रूड एक्सपेंस को
प्रॉपरली रिकॉर्ड करने में फेल हो जाते हैं, यानी एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। 26th MCQs हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्क्राइब अ डिफर्ड। ऑप्शन हमारे गिवन है, कैश इज रिसीव्ड आफ्टर रेवेन्यू इज अर्नड, कैश इज रिसीव्ड बिफोर रेवेन्यू इज अर्नड, कैश इज पेड आफ्टर एक्सपेंस इज इनकर्ड, and cash is paid in the same period that an expense is incurred। तो ये COD यानी एक्सपेंसेस के बारे में जिक्र हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकते, इसको भी स्टार्ट में ही साइड पे कर लीजिएगा, जबकि इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, कैश इज रिसीव्ड बिफोर रेवेन्यू अर्नड। 27th MCQs में है कि एन एडजस्टिंग एंट्री टू एलोकेट अ प्रीवियसली रिकॉर्डेड एसेट टू एक्सपेंस इन्वॉल्व अ डेबिट टू एंड डैश। तो ये इसमें ऑप्शन एसेट अकाउंट एंड अ क्रेडिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 28 MCQs में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्री विल कॉज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी में डिक्रीज और रेवेन्यू में इंक्रीज्ड एडजस्टिंग एंट्रीज की वजह से, यानी किस कॉज की वजह से आएगा। एंट्री टू रिकॉर्ड एंड एक्रूड एक्सपेंस, एंट्री टू रिकॉर्ड एंड एक्रूड रेवेन्यू, एंट्री टू रिकॉर्ड द कंज्यूम्ड पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंस पेड इन एडवांस एंड इनिशियली रिकॉर्ड एन एसेट, entry to record the earned portion of revenue received in advance and initially recorded as unearned revenue। तो 28th में हमारा मोस्ट सूटेबल करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। 29th हमारा MCQs में क्या पूछा जा रहा है कि द फेलुअर टू प्रॉपरली रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री टू एक्रू अ रेवेन्यू आइटम विल रिजल्ट इन एन। तो 29th में वो पूछ रहे हैं कि अगर हम एक्रू रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने में प्रॉपरली फेल हो जाते हैं तो क्या रिज़ल्ट होगा हमारा, यानी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हमारा अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू यूज एंड रेवेन्यूज़ एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। तो इसमें हमारा जो रिज़ल्ट निकलेगा यानी इफ़ेक्ट होगा वो होगा किसकी वजह से होगा, यानी अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स होंगे। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। 30th MCQs हमारा पूछा जा रहा है कि अगर हम एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करने में प्रॉपरली फेल हो जाते हैं, कौन सी एंट्री, एक्सपायरेशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज विल रिजल्ट। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एज्यूम अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस वाज चार्ज व्हेन द प्रीमियम्स वर पेड। तो इसमें चार ऑप्शन गिवन है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसमें आप अपने ऑप्शन के साथ इसको मैच कीजिएगा। द ओमिशन ऑफ एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिजल्ट इन एन, यानी अगर हम ऑनर्स इक्विटी को रिकॉर्ड करने में अगर हमें ओमिट कर जाते हैं यानी रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंसेस होता है हमारा, एसेट जो है वो ओवर स्टेट हो जाते हैं, जबकि ऑनर्स इक्विटी जो है वो भी ओवर स्टेट रहेगी। तो एक्सपेंस के बारे में इसमें जिक्र नहीं किया, बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया है। डेप्रिसिएशन से ये होता है कि एसेट्स हमारे इंक्रीज़ कर जाते हैं, जबकि अगर हम उसको चार्ज ना करें तो कैपिटल भी हमारी इंक्रीज़ कर जाती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट MCQs है हमारा, एन ऑडिटर इज एग्जामिनिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री दैट रिड्यूस लाइबिलिटी, यानी एक एग्जामिनर आता है, यानी कोई ऑडिटर होता है, वो आता है तो वो जांच पड़ताल कर रहा होता है। एक एडजस्टिंग एंट्री है जो कि लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देती है और ऑनर्स इक्विटी को इंक्रीज कर देती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्री कुड बी दैट, इनमें से कौन सी एडजस्टिंग एंट्री ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही होती है और ऑनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन दी हुआ है एंट्री टू रिकॉर्ड एक्रूड रेवेन्यू, नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। एंट्री टू रिकॉर्ड द अर्नड पोर्शन ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस एंड प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज अनअर्नड रेवेन्यू, तो ये ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ऑप्शन बी से ही बिलोंग करती है, जबकि ऑप्शन ए, सी एंड डी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होते। उसके बाद हमारा MCQs नंबर 33 आता है, द ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड अकाउंट हैड बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 $1,600 पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ ऑफिस सप्लाईज ड्यूरिंग ईयर 3 अमाउंटेड टू $1,000, यानी ईयर स्टार्ट हो रहा था, तीसरा साल जब स्टार्ट हो रहा है तो तब 1600 की हमारे पास ऑफिस सप्लाईज मौजूद थे और तीसरे ईयर में उन्होंने $10,000 के और ख़रीदे हैं। एंड वर रिकॉर्डेड बाय डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। अ फिजिकल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 3 रिवील्ड सप्लाईज कॉस्टिंग 1900 वर ऑन हैंड, जब तीसरे साल में उन्होंने फिजिकल काउंट किया है तो एंड पर यह पता चला है कि इनके पास ऑन हैंड 1900 कॉस्टिंग के सप्लाईज अभी मौजूद हैं। द रिक्वायर्ड एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ 3 ईयर विल इंक्लूड डेबिटेड टू, तो इसमें ऑप्शन हमारे गिवन हैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस फॉर 300, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस ऑन हैंड फॉर $300, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस फॉर 9700, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस ऑन हैंड फॉर $1900। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है कि तीसरे साल के दौरान यानी अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसमें हमने 10,000 की चीज़ें ख़रीदी हैं, जिसमें से 1600 की हमारे पास पहले से थी, तो 10,000 प्लस 1600 ये हो जाती हैं 11,600। 11,600 में से हमने 1900 लेस कर देने हैं, तो 10,000 यानी अगर 1600 हम ऑलरेडी साइड पर कर दें तो 10,000 रिमेनिंग बन जाएगा। 1600 हमने लेस किया, इधर 1900 अभी हमारे पास मौजूद है, तो 300 पीछे रह गया। 300 भी हम 10,000 से लेस करेंगे तो 9700 जो है वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका यह है कि हम टी अकाउंट बना लेते हैं, डेबिट साइड पे हम लिख लेते हैं 10,000 और डेबिट साइड पे हम लेते हैं 1600, तो एंड पे क्लोजिंग एंट्री हम क्रेडिट साइड पे 1900 लिखते हैं। एक तरफ हमारे आ जाएगी 11,600, दूसरी तरफ पे 1900, तो डिफरेंस जो है वो 9700 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा 33 MCQs का। 34th MCQs है, द बुक वैल्यू ऑफ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इज द डैश ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, current replacement cost of the used equipment, current market value of the used equipment, difference between the original cost of the equipment and its related accumulated depreciation। वो book value का पूछ रहा है piece of equipment का, तो ये ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट होगा कि डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड इट्स रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू रिमेनिंग जो बच जाती है वो बुक वैल्यू कहलाती है, तो वो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद MCQs 35 हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ द एंडिंग अकाउंटिंग receivable, if the ending accounts receivable exceed beginning account receivable, एंड पर अकाउंट रिसीवेबल अगर हमारे एक्सीड कर जाते हैं बिगिनिंग अकाउंट रिसीवेबल से, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा।
ऑप्शन यानी इसका मतलब क्या है कि हमने कैश जो कलेक्ट किया है साल के दौरान वो कम कलेक्ट किया है, और रेवेन्यू जो है यानी कैश कलेक्शन जो है वो हमने कम की है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं कि कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड। नहीं, ये नहीं होगा। कैश कलेक्शन ड्यूरिंग पीरियड यानी पीरियड के दौरान जो हमने कैश कलेक्शन किया है वो ज़्यादा है एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड से, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी ही हमारा इसमें करेक्ट होगा। कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, हमने जो कलेक्शन की है वो कम की है जितनी हमने अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न की है उसके निस्बत। सो 36th MCQs हमारा क्या कह रहा है कि द कैम्फोर कंपनी मेड कैश सेल ऑफ सर्विस ऑफ ₹5,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ सर्विस ₹4,200। कैश सेल 5,000 की है जबकि क्रेडिट सेल 4,200 की है। टोटल सेल 9,200 की होगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। द कंपनी इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ ₹6,000 ड्यूरिंग जुलाई। 6,000 का उन्होंने एक्सपेंस किया है जुलाई में, जिसमें से 2,000 पेड कर दिया है कैश की सूरत में और बाकी एक्सपेक्टेड टू पेड इन अगस्त। अगस्त में पे करेंगे, इसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग द एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग नेट इनकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। नेट इनकम मंथ ऑफ जुलाई में कितनी होगी, तो ये नेट इनकम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बनती है 5,000 प्लस 4,200, 9,200 की सेल हो गई हैं और 6,000 उसमें एक्सपेंस था जिसमें से 6,000 उसमें से हमने लेस कर देना है, तो ये 3,200 रुपीज़ बन जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट होगा। कैसे कि रेवेन्यू हमने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। रेवेन्यू हमारा हो गया 9,200, एक्सपेंसेस हमारे 6,000 है। बेशक उसमें से 2,000 हमने जुलाई में पे किए हैं और 4,000 जो है हम इन द मंथ ऑफ अगस्त पे करेंगे, लेकिन एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के तहत जब एक्सपेंस और रेवेन्यू जिस मंथ या जिस अकाउंटिंग पीरियड में इनकर्ड होते हैं उसी में उसको रिकॉर्ड करना होता है, तो इस वजह से उस कंसेप्ट के तहत इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3,200 यानी ऑप्शन सी आएगा। 37th MCQs है द सप्लाईज अकाउंट ऑफ बैलेंस 1,500 एट द ईयर एंड द अकाउंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ सप्लाईज इन हैंड एट द एंड ऑफ पीरियड इज 400 द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इज, यानी वो कह रहे हैं कि सप्लाईज जो है कि बैलेंस अमाउंट जो है साल के आखिर में 1,500 है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट में इन हैंड एंड ऑफ पीरियड जो है हमारे पास 400 की सप्लाईज पड़ी हुई हैं। तो नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होंगी, यानी 1100 से कम हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है और जबकि एंड पे हमारे पास रहती हैं सिर्फ 400 की, तो एडजस्टिंग एंट्री उन्होंने ऑप्शन मैं थोड़ा जल्दी अपीयर कर चुका हूँ, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। फिर 38th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ब्लैंक शिप कंपनी pay its employee every Friday for work rendered that week. The blank ship ordinarily record on Friday pay that salary expensed 10,000, salaries payable 10,000 credit। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन पहले से बता दिया जा चुका है, इसलिए काइंडली इसको ख़ुद ही ट्राई करें कि समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझाता ज़रूर, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन जो है पहले से अपीयर हो चुका था, तो इसीलिए इसको खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमारा MCQs नंबर 40 है। 40 MCQs में हमसे क्या पूछा जा रहा है 39th में कि द पर्पज़ ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज का मकसद क्या होता है। adjust the retained earning account for revenue, expense and dividend record during the accounting period। So ऑप्शन ए नहीं ठीक, ऑप्शन सी इसमें ठीक है। 40 का भी आपको MCQs पहले से ही 40, 41 एंड 42 के ऑप्शंस जो हैं पहले से अपीयर हो रहे हैं। सो इसको पढ़ना भी खुद और इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। जो नहीं समझ आएगा उसको कमेंट्स में कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फुल कोशिश करके समझाया जाएगा जो MCQ समझ नहीं आएगी। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग एडजस्ट्रीज का टॉपिक। इसके MCQs 42 MCQs थे सीनियर एडिटर के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए।
जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि इसी वीडियोस के साथ हम अभी मज़ीद 50 क्वेश्चन MCQs जो हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन वो MCQs जो है वो रिलेट कर रहे होंगे हमारे ऑडिट के सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 MCQs डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर हमारा यूट्यूब पर चैनल MHN नॉलेज के नाम से काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ऑडिट से रिलेटेड। आइए हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ऑडिटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड सीनियर ऑडिटर के लिए। ये हमारी 5th इन लाइन वीडियो होगी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी 250th MCQs इस वीडियो के साथ हम ऑडिट के डिस्कस कर लेंगे। तो जी, तो हम अपनी सीनियर ऑडिटर के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक बार फिर ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के कुछ MCQs जो हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। 50 MCQs पर ये वीडियोस जो है ऑडिटिंग की के MCQs की बनाई जा रही है। एक बार फिर आपसे गुजारिश की जाती है, हमारा चैनल MHN नॉलेज के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की मालूमात मौसूल होती रहें। 5th वीडियो है 50 मोर MCQs, यानी 5th वीडियो का मतलब है कि 250th MCQs। इस वीडियोस के साथ हम ऑडिट के सब्जेक्ट के 250th MCQs डिस्कस कर लेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। सीनियर ऑडिटर के टेस्ट की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है तो आइए अपने ऑडिटिंग के MCQs का आगाज़ करते हैं और ये वीडियो बनाई जा रही है बाय MHN नॉलेज की जानिब से। तो पहला MCQs हमारा ऑडिटिंग से रिलेटेड है। प्लानिंग शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, establishing the expected degree reliance to placed on internal control, coordinating the work to be performed, all of the above. Planning should be made to cover among the things। ये प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है कि cover among other things कौन सी चीज़ों के बारे में। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, establishing the expected degree of reliance to be placed on internal control। सेकेंड MCQs है हमारा, उस हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। इन एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंड इट्स स्कोप, ये तो ऑप्शन ठीक है। द ऑडिटर शेल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शेल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, timing and extent of risk assessment procedure and further audit procedure which are proposed to be performed। ये ऑप्शन भी ठीक है हमारा, यानी करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। द ऑडिटर शेल establish audit strategy on the basis of overall audit plan। the auditor shall update and change the audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा इनकरेक्ट है। इन एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई।
अस- अच्छा, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड मज़ीद 50 MCQs सीनियर ऑडिटर के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। फिफ्थ वीडियो है 50 मोर MCQs। इसका मतलब ये है कि हम 200 MCQs पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जबकि इस वीडियोस के साथ हम ऑडिट के 250th MCQs जो हैं वो डिस्कस कर चुकेंगे। और ये MCQs जो हैं बनाए जा रहे हैं बाय MHN नॉलेज की जानिब से। एक बार फिर आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारा यूट्यूब पर चैनल MHN नॉलेज के नाम से है, उसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं अपने फर्स्ट MCQs के साथ ऑडिटिंग के सब्जेक्ट की। पहला MCQs है प्लानिंग शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। तो प्लानिंग शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स दैट establishing the expected degree of reliance to be placed on internal control। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है MCQs नंबर 1 में। सेकेंड MCQs में हमसे क्या पूछा जा रहा है ऑडिटिंग से रिलेटेड। MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। The auditor shall develop an audit plan that shall include a description of the nature, timing, and extent of risk assessment procedure and further audit procedure which are proposed to be performed. The auditor shall establish audit strategy on the basis of overall audit plan. The auditor shall update and change the audit strategy and audit plan as necessary during the course of the audit. So B, C and D ये जो statements लिखी हुई हैं ऑप्शन में, ये ऑडिटिंग के लिहाज से सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। MCQs में हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा इनकरेक्ट है। सेकेंड MCQs का आंसर ऑप्शन ए है। थर्ड MCQs है ऑडिटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान रिमेन डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी द चार्ज्ड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड डी इज़ ऑल ऑफ अबव। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों की ऑडिट प्लान रिमेन द यानी ऑल ऑफ द अबव इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये ऑप्शन 3 में हमारा ऑप्शन MCQs 3 में डी ऑप्शन हमारा ठीक है। फोर्थ MCQs ऑडिटिंग से रिलेटेड है, उसमें हमारे से MCQs में पूछा जा रहा है कि द मेथडोलॉजी ऑफ ऑडिट प्लानिंग इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन बाय लॉ। प्रेस्क्राइब्ड होता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। Prescribed in Companies Act 2013, prescribed Chartered Accounting Act 1949। सो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट है। फोर्थ MCQs का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फिफ्थ MCQs हमारा ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिटर मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, क्लाइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। सो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। तीनों किस्म की इंफॉर्मेशन उसके पास यानी उसके पास नॉलेज होना चाहिए, तो फिफ्थ में डी ऑप्शन हमारा ठीक है। सिक्स्थ MCQs है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ confidentiality by auditor, it permitted by the client to disclose any information नहीं। if there is any legal professional duty of auditors to disclose any information, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड बी दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट है। सेवंथ MCQs है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, स्किल एंड कंपिटेंस। तो ये तीनों चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग में इंक्लूड होती हैं, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट है। सेवंथ MCQs का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एट्थ MCQs में हमसे पूछा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। पीछे एमसीक्यूज में हमारे से पूछा गया था कि कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंसी बेसिक प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिक प्रिंसिपल है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बेसिक प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है, जबकि ऑडिट प्लानिंग इंक्लूड नहीं होता। 8th में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमारी इंक्लूड नहीं होती। जाते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। compliance with laws and regulations which are applicable of the entity is the responsibility of TCWG and management of entity, external auditor of entity, internal auditor of entity, all of the above। ऑप्शन ए हमारा 9th MCQs का करेक्ट आंसर है। तो हमारे 10वें MCQs में हमसे ऑडिट से के रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश accounting and internal control system are the responsibility of TCWG and management of entity। वही ऑप्शन दिए हुए, इसमें भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये थे हमारे 10 MCQs ऑडिट के सब्जेक्ट से रिलेटेड। 11th MCQs में हमारे से पूछा जा रहा है कि for which of the following entity is statutory audit of financial statement is not conducted? बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, पार्टनरशिप एंड वन फर्म कंपनी। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इसमें पार्टनरशिप कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड। फॉर पार्टनरशिप फर्म सी ऑप्शन ठीक है। 12th MCQs हमारा है एन ऑडिट विच इज़ कंपल्सरी बाय लॉ इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द कंपल्सरी बाय लॉ। 12th में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 13th MCQs ऑडिट से रिलेटेड है और डैश ऑडिट असिस्ट्स द मैनेजमेंट इन फाइंडिंग आउट न्यू आइडियाज फॉर मार्केटिंग एंड अदर बिजनेस एरिया। सेक्रेटरियल ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और टैक्स ऑडिट। सो ऑप्शन सी 13th में ठीक है। इंटरनल ऑडिट जो है उसका काम होता है 13 MCQs में। ऑप्शन सी इंटरनल ऑडिट करेक्ट आंसर है। 14th MCQs में पूछा जा रहा है ये 66 जो लिखा हुआ है इसका मतलब यानी किसी भी MCQs के साथ अगर इस तरह मैंने डैश 66 इस तरह कोई नंबर लिखा हो तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी पेपर में 66th MCQs था जो आ गया था। द एरिया ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट is insurance audit, sole proprietorship audit, internal audit, bank audit। so C option correct है internal audit। 15th MCQs में पूछा जा रहा है internal auditor is appointed by CG the shareholder management और external auditor। so management इसको internal auditor को appoint करता है। ऑप्शन ए हमारा correct है। 15th MCQs में 16th MCQs में हमसे ऑडिट के बारे में पूछा जा रहा है कि इंटरनल ऑडिट मे कवर द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है 16th MCQs में। 17th MCQs में पूछा जा रहा है गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी। गाइडेंस नोट्स जो है वो रिकमेंडेटरी नोट्स होते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट इसलिए बता दिया कि मुझे इसका कन्फर्मली पता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 18th MCQs में हमारे से पूछा जा रहा है डैश और डिज़ाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर ऑन दैट द मैटर विच मे अराइज इन द फॉलोइंग in the course of their professional works and on which they may desire assistance in resolving issues that may pose difficulty। so statement, guidance notes, standards on audit, all of these। option B guidance notes are designed to provide guidance to member on the matter which may arise in course of professional works and on which they may desire assistance in resolving issues that may pose difficulty। so 18th MCQs में option B हमारा correct answer है। 19th MCQs is all about essay standard auditing series 600 to 699 cover the aspect of using the work of others। audit
evidence, risk assessment or auditor's response, audit conclusion and reporting. So audit evidence is the correct answer for MCQs number 19. Sorry, using the work of others 600 to 619 स्टैंडर्ड ऑडिटिंग सीरीज कवर करता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स को. 20th MCQs है सीरीज 200 to 299 covers the aspect of introductory matters, general principle and responsibilities, audit evidence, audit conclusion and reporting. तो ये हमारा जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर कर रहा होता है. बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है. 21st में पूछा जा रहा है कि 700 to 799 कवर द एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस, जनरल इंट्रोडक्टरी एंड ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. 700 से 799 जो कवर कर रही है वो ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग को कवर करती है. 22 है 500 टू 599 किस चीज़ को कवर करती है, तो सी ऑप्शन ऑडिट एविडेंस को कवर करती है. 23rd MCQs हमारा है द ऑडिटर्स डैश सेफगार्ड द ऑडिटर एबिलिटी to form an audit opinion without being affected by influence, objectivity, independence, confidentiality, integrity. So C option confidentiality, the auditors confidentiality. B independence option हमारा ठीक है. उसके बाद 24th MCQs हमारा यानी 55th किसी पेपर में आया हुआ है. The auditors cannot be obtain an absolute assurance due to which they cannot obtain an absolute assurance. So due to lack of accounting knowledge, auditing knowledge नहीं. So option D इसमें करेक्ट होगा. inherent limitation of auditing, D option इसमें करेक्ट है. And 25th MCQs में पूछा जा रहा है the dash have been issued with a view of securing compliance by member on matter which in opinion of the council are critical for proper discharging of their function. So guidance notes नहीं हो सकता, इस पर बात कर चुके हैं हम. So ये है statement A option इसमें हमारा करेक्ट है. 25th MCQs है तो 25th आउट ऑफ 50 MCQs डिस्कशन कर चुके हैं. उसके बाद हमारा ये एक जोक है, आप सुन लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि हम 25 MCQs डिस्कस चुके हैं. स्टडी के साथ साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए. तो उम्मीद करते हैं आपने जोक पढ़ लिया होगा. चले आइए हम अपने 26th MCQs की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, उसकी तरफ पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है. टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नहीं, ये मैनेजमेंट का काम होता है. टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. To ensure compliance with law and regulations applicable to design, implement and maintain system of internal control. So option D इसमें correct answer है. 27th MCQs है हमारा. Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement कौन सी है? Sampling is a major inherent limitation of audit, नहीं, ये ऑप्शन ठीक है. Auditor is not एंड इंश्योरर, ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है. ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है. ऑडिटर नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट, ये ऑप्शन ठीक, या स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है. तो ऑप्शन सी 27th MCQs में ठीक है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है. द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ एन ऑडिट अराइज फ्रॉम involvement of judgment, test checking, time limitation, all of above. So inherent limitation of an auditor arise from time limitation. C option इसमें correct होगा. D option sorry, all of the above, इन सारों की वजह से arise हो सकता है time limitation. तो D option इसमें correct है. 29th MCQs है हमारा. responsibility assurance dash level of assurance but it is not dash assurance high
and absolute, absolute and guaranteed, moderate and absolute, and none of these. So reasonable assurance is high level of assurance but it is not absolute assurance. इससे रिलेटेड एक MCQs पीछे गुजर चुका है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 29th MCQs में 30th MCQs है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि standards of auditing 200, which level of assurance the auditor shall obtain the financial statements are free from material misstatement, reasonable assurance, absolute assurance, moderate assurance, none of these. So reasonable assurance A option हमारा correct है 30th MCQs में। 31st MCQs अकाउंटिंग ऑडिटिंग से रिलेटेड हमसे MCQs में क्या पूछा जा रहा है? एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ इन्हेंस्ड, क्रेडिबिलिटी तो इन्हेंस होती ही है। इट इज़ हेल्पफुल इन सेटिंग टैक्स लाइबिलिटी, हाँ ये भी है। इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड, ठीक है। सो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। 31st MCQs में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 32nd MCQs में पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। 33rd MCQs में हमारा ऑडिट से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ for compliance with accounting standard, on the opinion of management, for better presentation of statement, all of the above. मेरे ओपिनियन से तो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब लॉ के थ्रू इस रिक्वायरमेंट होती है तो भी चेंज किया जा सकता है फॉर कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी ऑप्शन लग रहा है। चले देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। ऑन द ओपिनियन ऑफ मैनेजमेंट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन 33rd में डी ऑप्शन, यानी ये ऊपर चारों जो हैं वो ठीक ऑप्शन है। 34th MCQs में क्या पूछा जा रहा है? 34th MCQs है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन ठीक है इसमें। 35th MCQs में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 deals with eligibility, qualification, disqualification of auditors, section 141, section ये चीज़ें जो हैं ये section 141 में फाल करती हैं। सो 35th MCQs में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सेक्शन 141। 37th MCQs है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एलिजिबल फॉर appointment as auditor of the company. So a chartered accountant, companies whose all the directors are chartered accountant holding valid certificate of practice. So option C इसमें हमारा करेक्ट होगा। जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा वो हमारा यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैलिड सर्टिफिकेट प्रैक्टिस, सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 38 MCQs है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी इफ़ ऑल द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं ज़रूरी नहीं है। इफ़ एट लीस्ट वन पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी ज़रूरी नहीं है। इफ़ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म इज़ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सही है। सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। 39th MCQs है हमारा। In case of partnership firm as auditor of the company, audit report shall be signed by any partner of the partnership firm, any CA employee of the firm, all CA partner of the firm, and any CA partner of the firm, any CA employee of the firm. So B option इसमें हमारा करेक्ट होगा, B नहीं D ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा एक बार कि D ऑप्शन कैसे करेक्ट है। 40th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ये स्टेटमेंट ठीक है। अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। A person who is chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountant Act 1949 and holding valid certificate practice can be appointed auditor of the company, ये MCQs डिस्कस हो चुका है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 40th MCQs में।
41st MCQs है हमारा। 41st से पहले एक जोक दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो सके। और ये ब्लैंक्स जो मैंने डार्क किए हुए हैं तो समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, हो सकता है आप समझ गए हो। चले 41st MCQs की तरफ चलते हैं। 41st MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी एज ऑडिटर। So any officer of or employee of company, any officer employee of holding company, any officer employee of subsidiary company of the company, or all of these. So option A इसका हमारा correct है 41st MCQs में। 42nd MCQs में क्या पूछ रहे हैं कि which of the following is not covered with the meaning of relative under section 2 subsection 77 of Companies Act 2013. सो स्टेप फादर, मदर, सिस्टर, स्टेप डॉटर, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 43rd MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ रिलेटिव अंडर सेक्शन 277 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सो ब्रदर्स वाइफ, स्टेप ब्रदर्स, सिस्टर हस्बैंड, स्टेप डॉटर, सो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा। 44th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। Any partner of officer shall not be appointed as auditor. Any employee of officer company shall not appoint as auditor of the company. Any partner of employee of the company shall not be appointed as auditor of the company. And fourth option is any employee of company can be appointed as auditor of a company. तो ये कोई भी employee को audit नहीं करवाया जा सकता, ना उसको ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। डी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 44 का करेक्ट आंसर होगा डी। 45th MCQs है, एन इंडिविजुअल इज डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ he is holding security of company having total face value of exceeding 1 lakh, if he is holding security of company having total face value of exceeding rupees 1000, if he is holding any security of the company irrespective of the face value of the securities. So option C is the correct answer for MCQs number 55. सब्जेक्ट है ऑडिटिंग का। 46th MCQs में हमसे पूछा जा रहा है ऑडिटिंग के लिए से रिलेटेड। एन इंडिविजुअल इज डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी एज ऑडिटर इफ, तो इसमें पिछले MCQ ऑप्शन ही दिए हुए हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हिज फादर इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हैविंग टोटल फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 47th में हमसे पूछा जा रहा है रिलेटिव एक्वायर्ड सिक्योरिटी एक्सीडिंग रुपीज़ 1 लाख, द ऑडिटर शैल टेक करेक्टिव एक्शन विद इन dash days within 30 days such as acquisition so as to maintain in the limit of rupees 1 lakh. So A option 60 days ठीक है, हमारा A option इसमें करेक्ट होगा। 48th MCQs है, an individual is disqualified for appointment as auditor of the company if he is in indebtedness to company. ऑप्शन दिए हुए हैं 500,000, exceeding 500,000, exceeding 100,000, एनी अमाउंट्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एक्सीडिंग रुपीज़ 500,000। 49th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। commercial transaction which are in nature of professional services permitted to be rendered by an auditor under Company Act 2013 and Chartered Accountant Act 1949 and rules regulation made under those act. Commercial transaction which are in the ordinary course of business of the company at arm's length price, like scale of product or services to the auditor as customer in the ordinary course of business. C option both A and B. So दोनों A और B जो हैं ये करेक्ट सेंटेंस लिखे हुए हैं स्टेटमेंट के हवाले से। सो C ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 49th MCQs का। 50th एंड लास्ट MCQs है ऑडिट का, उसमें हमसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ हिज रिलेटिव इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ज़रूरी नहीं है ये,
his relative is in the employment of the company as a key managerial personnel, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे करेक्ट हैं। सो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आएगा। 50th MCQs है ऑडिटिंग के रिलेटेड से, ये हमारे थे 50 MCQs ऑडिटिंग के और 42 MCQs अकाउंट से रिलेटेड। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। एक बार फिर हम आपको अपने चैनल का नाम MHN नॉलेज के नाम से है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।